आईएसएस इंसान की बनाया हुआ सबसे महंगा चीज जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर लगातार 20 सालों से अर्थ का चक्कर काट रहा है। और इतने ऊपर इस सैटेलाइट में कोई रोबोट नहीं बल्कि खुद इंसान रह के रिसर्च कर रहा है। लेकिन कैसे, इतने ऊपर इंसान क्या खाता है, कैसे सोता है और कैसे अपना डेली एक्टिविटी करता है। इसके अलावा सबसे महंगा चीज, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ धरती से 120 किलोमीटर ऊपर तक प्रेजेंट है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा सैटेलाइट को धरती में से स्पेस में कैसे पहुंचा गया। आखिरकार ये सैटेलाइट है किस देश का, अमेरिका, रूसिया या चाइना या जापान। किस देश के पास इतना टेक्नोलॉजी और इतने रिसोर्सेस है कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर भी इंसान को जिंदा रख पा रहा है, वो भी विदाउट स्पेस सूट्स। भाई और बहनों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इस आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप आपकी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को एक बड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन का दौर शुरू होता है सन 1971 से, जब रूसिया ने अपना पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट को लॉन्च किया। और फिर सैल्यूट 1 की सक्सेस के बाद इसका और 6 वेरिएंट भी लॉन्च किया गया। साइमल्टेनियसली वहां पे अमेरिका ने भी अपना पहला स्पेस प्रोजेक्ट स्काईलैब को लॉन्च कर दिया था, जिसमें टोटल 9 क्रू स्पेस यात्रा किए थे। लेकिन एस्ट्रोनॉट यहाँ पे 28 दिन रहने के बाद वहां से चला है, जिसके बाद इसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो पाया। इसके अलावा नासा ने भी इसको लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस वजह से इसका ऑर्बिट धीरे धीरे नीचे आने लगा। और 11 जुलाई 1979 के दिन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्क्रैच हो गया। वहां पे 1986 में रूसिया ने भी अपना और एक स्पेस स्टेशन मीर स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर दिया था। और ऐसे दुनिया भर के सारे डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाले देश अपने अपने पर्सनल स्तर पर स्पेस स्टेशन बनाने में लगे हुए थे। और इसी बीच साल 1980 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने एक प्रॉपर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अनाउंस किए, जिसका नाम दिया गया था फ्रीडम स्पेस स्टेशन। और इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की साथ दे रहा था कनाडा की स्पेस एजेंसी, यूरोप की स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सो। जबकि उस टाइम पे स्पेस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नॉलेज रूसिया के पास था। और फिर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम धीमी गति से चल रहा था। और इसलिए शायद अमेरिका और रूसिया के बीच चलने वाले कोल्ड वॉर को 1990 में रोक दिया गया, क्योंकि इस वार की खत्म होने के बाद रूसिया ने भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट के नाम फ्रीडम स्पेस स्टेशन से बदलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कर दिया गया। और फाइनली सारे काम खत्म हो जाने के बाद 20 नवंबर 1998 में इसका पहला कंट्रोल मॉड्यूल जारिया को लॉन्च किया गया। और फिर 4 दिसंबर 1998 में अमेरिका की कंट्रोल मॉड्यूल यूनिटी को लॉन्च किया गया, जिसको स्पेस में ही जारिया के साथ जोड़ा गया। और फिर उसके बाद ईयर 2000 में रूसिया की कंट्रोल मॉड्यूल ज्वेज़दा को इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद ये आईएसएस स्पेस में इंसान के रहने के लिए लायक हो गया था। जिसके चलते उसी साल 2 नवंबर के दिन पहली बार इसमें क्रू रहने के लिए गए, जिसमें रूसिया की सर्गेई क्रिकालेव एंड यूरी गिजेंको एंड अमेरिका की विलियम शेफर। लेकिन अभी तक आईएसएस इंसान की रह के स्पेस में एक प्रॉपर रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, जिसके चलते साल 2000 से 2009 तक इसमें और कुछ स्पेस मॉडल्स जोड़ा गया। जैसे कि फरवरी 2001 में यूएस की माइक्रोग्रेविटी लैबोरेटरी, साल 2008 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कोलंबस लैबोरेटरी, जापान की क्यूबो लैबोरेटरी मॉड्यूल और कनाडा के डेक्स्ट्रो नाम के रोबोट को इसमें जोड़ा गया। स्पेस में इंसान के द्वारा बनाया गया मशीन्स को जोड़ने की प्रक्रिया खत्म होते होते एक ट्रक की साइज की स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो गया था, जिसमें अब 7 क्रू को कैरी करने का कैपेसिटी हो गया था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात तो ये है कि इस पूरी सैटेलाइट की पावर कंट्रोल मॉड्यूल रूसिया का ही था, जिसके चलते पिछले 25 सालों से ये सैटेलाइट लगातार अर्थ का चक्कर काट रहा है, लेकिन कभी भी अपना ऑर्बिट से बाहर नहीं गया है। दोस्तों, 1998 से लेकर आज तक इस पूरी सैटेलाइट के पीछे $150 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है, जो रिकॉर्ड इसको इंसान के द्वारा बनाया हुआ सबसे महंगा चीज बनाता है। दोस्तों, पिछले 23 सालों से यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्रू रह रहा है, जिसके चलते इस सैटेलाइट में क्रू को काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलिए आप बात करते हैं आईएसएस में क्रू कैसे रहते हैं और क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है ऑक्सीजन, जो इस सैटेलाइट में ही सोलर प्लेट की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसके लिए काफी सारे खास मशीन भी लगाया गया है। क्योंकि 6 क्रू को एक दिन में लगभग 12 पाउंड ऑक्सीजन का जरूरत होता है।
और 6 महीने का ऑक्सीजन का वेट लगभग 1000 किलो होता है, जिसको स्पेस को लेकर जाना और 6 महीने तक ISS में कैरी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दोस्तों पिछले 23 सालों से माइक्रोग्रेविटी में इंसान रह रहा है, जिसके चलते इसमें एक एक पल हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी होने की वजह से इसमें इंसान से लेकर वाटर तक हर कोई हवा में तैरता रहता है और इसमें ऊपर नीचे का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दोस्तों अगर बात करें एस्ट्रोनॉट की डेली रूटीन के बारे में, तो दोस्तों सुबह उठने के बाद एस्ट्रोनॉट्स आम इंसान की तरह ब्रश करते हैं, लेकिन उसकी वेस्टेज को बाहर ना फेंक के अपने अंदर सोच लेते हैं। इसके बाद अगर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 1-2 करना है तो इसके लिए एक खास कमोड भी बनाया गया है, जो एस्ट्रोनॉट की वेस्टेज को वैक्यूम करके अंदर खींच लेता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो एस्ट्रोनॉट की वेस्टेज हवा में ही तैरता रहेगा। प्लीज इमेजिन। दोस्तों स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स नहाते हैं, जिसके लिए नासा के साइंटिस्ट के द्वारा एक स्पेशल सोप और शैम्पू भी बनाया गया है, जिसको एस्ट्रोनॉट्स अपनी बॉडी में लगा के पोंछ लेते हैं। दोस्तों माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स को अपनी बॉडी का कोई वेट फीलिंग नहीं होता है, जिसके चलते धीरे धीरे ये एस्ट्रोनॉट्स लेजी होकर बीमार भी पड़ सकते हैं। इसके लिए ISS में रहने वाले हर एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। इसके लिए भी खास मशीन लगाया गया है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें एस्ट्रोनॉट्स के खाने के बारे में, तो स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी धरती में रहने वाले आम इंसान की तरह डेली खाते हैं, लेकिन उनकी खाना को कोई होटल की शेफ नहीं बल्कि नासा की फूड साइंटिस्ट बनाते हैं। दोस्तों ISS में एस्ट्रोनॉट्स मिनिमम से मिनिमम वाटर यूज करते हैं और जितने भी वाटर वेस्टेज बाहरता है उसको रिसाइकिल किया जाता है। और लास्ट में एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए स्पेस में सैटेलाइट के अंदर खास तरह का केबिन भी बनाया गया है, जो काफी छोटा छोटा केबिन होता है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स घुस के अपने आप को बांध लेते हैं ताकि नींद में कोई मशीन के साथ टक्कर कर उसको डैमेज ना कर दे। दोस्तों इतने सारे प्रॉब्लम्स के चलते एस्ट्रोनॉट्स कहीं फ्रस्ट्रेशन में ना चले जाएं, इसके लिए छोटा मोटा एंटरटेनमेंट के लिए भी ISS में सुविधा है। इसके अलावा बीच बीच में एस्ट्रोनॉट्स वीडियो कॉल के द्वारा अपनी फैमिली के साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम का सामना करके एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे करते क्या है? रिसर्च। जी हाँ, ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे ह्यूमन रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस मेडिसिन, मेट्रोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस जैसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जिसमें ग्राउंड से उनकी हेल्प करते हैं नासा के साइंटिस्ट, जाक्सो के साइंटिस्ट, रोस्कोस्मोस के साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट और कनाडा स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट। इसके अलावा क्रू की सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है ISS को मेंटेन रखना, जिसमें उनकी हेल्प करता है कनाडा की रोबोट डेक्स्टर। इसके अलावा कभी कभी अगर रोबोट ने काम नहीं कर पाया तो सैटेलाइट में मौजूद क्रू ने भी स्पेस वर्क करते हैं, जिसके लिए खास तरह का स्पेस सूट भी बनाया गया है और एक स्पेस सूट का कीमत $150 मिलियन से ज्यादा है। दोस्तों स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे, क्या करेंगे, वो ग्राउंड से ही ऑर्डर जाता है। कुल मिला के स्पेस में लगभग 7 मेंबर ISS के लिए काम करते हैं। दोस्तों पिछले 23 सालों में ISS को काफी सारे सक्सेस मिल चुका है, लेकिन 2031 में इसको साउथ पैसिफिक ओशन के पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाएगा। दोस्तों पॉइंट नीमो एक अनइनहैबिटेड लोकेशन है, जहां से 2700 किलोमीटर तक कोई भी इंसानी लैंड मौजूद नहीं है, इसलिए जितने भी स्पेसक्राफ्ट होता है उसको इस पॉइंट नीमो में ही गिरा दिया जाता है। दोस्तों अब तक 160 स्पेसक्राफ्ट को पॉइंट नीमो में गिरा गया है। चलिए आप वीडियो की कंक्लूजन में बात करते हैं ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुछ हैशटैग पॉइंट के बारे में। दोस्तों 2000 से 2023 तक टोटल 21 देश के 273 मेंबर इसमें जा चुके हैं। एक बार इसको क्रू भेजने में लगभग 500 मिलियन तक खर्चा आता है। ISS स्पेस में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ का चक्कर काट रहा है और ऐसे 90 मिनट में एक बार और एक दिन में 16 बार अर्थ का चक्कर लगा रहा है, जिसके चलते 24 आवर में एस्ट्रोनॉट्स 16 सनसेट और 16 सनराइज देखते हैं। दोस्तों जब ISS सन के पास में गुजरता है तब इसका आउटर टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और जब ISS सन के ऑपोजिट साइड में गुजरता है तब इसका टेम्परेचर -157 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। कुल मिलाकर 300 डिग्री सेल्सियस तक डिफरेंस देखा जाता है। दोस्तों इमरजेंसी के लिए हर टाइम जमीन में एक रॉकेट मौजूद होता है और इस पूरी की पूरी सैटेलाइट का वेट लगभग 420 kg है। दोस्तों अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसे ही स्पेस में छोड़ दिया जाए तो उसका ऑर्बिट धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, क्योंकि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर में भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोस्तों मैक्सिमम चांस है आपने कभी ना कभी ISS को आसमान में देखे होंगे, लेकिन उसको पहचान नहीं पाए होंगे,
दोस्तों अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 में गिरा दिया जाए तो इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? दोस्तों आज के टाइम पे स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा चांस दे रहा है। इसके अलावा सारे डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देश इंडिया, रूसिया, चाइना, जापान ये सारे अपना अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। चलिए फ्यूचर को वेट करते हैं।